रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर जो लेक्चर 13 था हमारा, उसमें हमने देखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन अलजेब्रा, जो थी सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट को हम बेसिकली देख रहे थे, अभी प्रोडक्ट ऑफ सम को हमने टच नहीं किया था। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में हमने एक बात देखी थी, जो प्रोडक्ट टर्म होती है वो बेसिकली शो करती है कि किन पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन पे आपका आउटपुट 1 आएगा। तो हमने यही बात की थी, जो प्रोडक्ट टर्म होती है वो 1 के बराबर होती है, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट टर्म को जब हम ऐड कर देते हैं, उनको सम कर देते हैं, तो वो चीज कहलाती है सम ऑफ प्रोडक्ट, और वो पूरा जो एक्सप्रेशन होता है सम ऑफ प्रोडक्ट का, वो बराबर हो जाता है 1 के बराबर। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म क्या होती है, यानी स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है। इसका मतलब यह है कि स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें सारे इनपुट आपके प्रेजेंट होते हैं। लास्ट टाइम हमने जो कुछ एक्सप्रेशन थी जिसको सॉप में कन्वर्ट किया था हमने, तो हम देख रहे थे उसमें से कुछ टर्म मिसिंग थी, तो वो स्टैंडर्ड सॉप नहीं थी, जस्ट सॉप फॉर्म थी। तो हम देखेंगे आज के स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन होती क्या है। स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन वो होती जिसमें सारे इनपुट्स या सारे वेरिएबल रिप्रेजेंट होने चाहिए हर प्रोडक्ट टर्म के। ईच प्रोडक्ट टर्म के आपके जो वेरिएबल्स हैं, या ईच प्रोडक्ट टर्म के सारे वेरिएबल्स हैं, वो प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे आपको ऊपर एक एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली 4 इनपुट का एक्सप्रेशन नजर आ रहा है हमें। ए बी सी डी इसके 4 इनपुट है। अगर कहीं पे भी कोई चीज मिसिंग है, फर्ज करें ये होता ए बी बार और डी, यानी सी इसमें नहीं होता, तो दैट्स मीन ये हमारा स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन नहीं होती। तो स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन के लिए हमने करना क्या होता है, हमने रूल लगाना होता है ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 वाला, जो कि बूलियन अलजेब्रा का रूल 6 है। यानी फर्ज करें अगर यहाँ पे सी नहीं होता, अगर यहाँ पे सी फर्ज करें नहीं होता और ये सिर्फ लिखा होता ए बी बार डी, और बाकी एक्सप्रेशन में ए बी बार सी डी बार होता और ए बी सी बार डी बार होता, तो हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि आप जो है वही टर्म आपके पास दोबारा आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर सी नहीं होता यहाँ पे, तो फिलहाल यहाँ पे अभी सी है, तो हम जो है ऐसा या इस एक्सप्रेशन में नहीं करेंगे, और जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहां हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ताकि आपको बात और ज्यादा क्लियर हो। तो ये भाई एक आपको एक्सप्रेशन मिला हुआ है, और आप देखें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी सी बार डी, और दायरे है सॉप एक्सप्रेशन है, तो एक चीज याद रखिएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 1 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो 4 इनपुट है हमारे पास ए बी सी डी, लेकिन इस प्रोडक्ट टर्म में डी गायब है, और इस प्रोडक्ट टर्म में सी और डी दोनों गायब है। यहाँ से अगर देखें तो हम यहाँ पे डी गायब नजर आ रहा है हमें, और यहाँ पे सी और डी दोनों गायब नजर आ रहे हैं, और 3 प्रोडक्ट टर्म नजर आ रही। तो क्या ऐसा ही है जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो अब हम लगाएंगे इसमें वही बूलियन अलजेब्रा का रूल नंबर 6, यानी ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे किन वेरिएबल्स के लिए, जो वेरिएबल हमारे पास मौजूद नहीं है, ताकि हम इस नॉन स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन बना सकें। तो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। तो पहली टर्म हम लेते हैं तो जहां से डी गायब है, तो ये हो जाएगा ए बी बार सी, और डी गायब है, तो डी गायब की जगह हम क्या लिख देंगे, डी प्लस डी बार, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है, तो हम 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज आ जाती है। ठीक है, प्लस अब सेकंड टर्म में मजे की बात है, 2 इनपुट्स नजर नहीं आ रहे हमें सी और डी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा ए बार बी बार। अब 2 टर्म यहां से गायब है, सी गायब है, तो सी के लिए हम कर देंगे सी प्लस सी बार, और डी के लिए हम कर देंगे डी प्लस
डी बार। ठीक है, और ये जो हमारी टर्म है ए बी सी बार डी, इसमें सारी टर्म मौजूद है, तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे। ए बी सी बार और डी। नेक्स्ट में जैसे हमने जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है इन सब की, इज इक्वल्स टू ए बी बार सी, एक दफा ये मल्टीप्लाई होगा डी से, तो डी प्लस ए बी बार सी और डी बार। ठीक है, तो देखें यहां से एक इनपुट हमारा गायब था, तो इसकी जगह कितने कॉम्बिनेशन बन गए? दो। यानी कहीं से एक टर्म गायब हो तो इसका मतलब यह है कि वो दो टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी एक दफा उसके साथ डी आएगा और एक दफा उसके साथ डी बार आएगा। डी यहां से गायब था, तो ए बी बार सी डी, ए बी बार सी डी बार। ठीक है, यहां से दो गायब है तो इसके कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेंगे? वही बात है कि जितनी टर्म्स गायब है उसको आप 2 की पावर में रख देंगे, उतने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। यहां से एक टर्म गायब थी तो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। यहां से दो टर्म गायब है सी और डी, तो हम 2 की पावर में जब 2 रखेंगे तो 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। यानी ए बार बी बार 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएगा। कि अगर कोई आपके पास इनपुट वेरिएबल नहीं मौजूद, 2 वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो ये 4 बनाएगा। इसी तरह 3 नहीं होते तो 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये याद रखिएगा कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ए बी बार, अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों जब ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा सी डी प्लस सी डी बार प्लस सी बार डी और प्लस सी बार और डी बार। ठीक है, और हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, और ये जो हमारी लास्ट टर्म थी उसी तरीके से आ जाएगी। प्लस ए बी सी बार और डी। ठीक है, तो अब ये सारा हम क्या करेंगे कि ये तो वैसी आ जाएंगी दो टर्म्स, ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी डी बार। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कराते जाएंगे तो ये 4 मुख्तलिफ टर्म्स बन जाएंगी। प्लस ए बार बी बार सी डी इसके बाद आएगा प्लस ए बार बी बार सी डी बार प्लस नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं हम, तो ये
ये आ जाएगा ए बार बी बार सी बार डी सी बार डी और प्लस लास्ट टर्म आ जाएगी ए बार बी बार और सी बार और डी बार सी बार डी बार और प्लस जो हमारी लास्ट टर्म थी वो वैसी की वैसी आ जाएगी प्लस ए बी सी बार तो बेसिकली ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ओवरऑल बता देती है कि कितनी प्रोडक्ट टर्म ऐसी हैं, ये जब हम आगे ट्रूथ टेबल भी देखेंगे जिसपे 1 आएगा। आपको पता है ये बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी बनती हैं, 4 इनपुट की टोटल टर्म्स जानी चाहिए 16, ठीक है। तो 16 में से जो है कितनी टर्म्स ऐसी हैं जिसपे 1 आएगा, ये हमारा जो सॉप एक्सप्रेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट ये बता देता है। तो यहाँ आपको वैसे तो 3 नजर आ रही थी, लेकिन जब हमने ए बी बार सी को एक्सपेंड किया तो 2 एक्सप्रेशन निकले इसके, और ए बार बी बार को हमने एक्सपेंड किया तो 4 निकले, और ये आखिरी इसी तरह आ गया। तो टोटल 60 टर्म्स आ गई, यानी 60 टर्म्स ऐसी हैं या 7 इनपुट कॉम्बिनेशन ऐसे जिस पर आउटपुट 1 आएगा। तो जाहिर है जब हम सर्किट बनाने जाएंगे तो ऑफकोर्स ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन पे ही बनाएंगे अपना लॉजिक सर्किट, लेकिन जब किसी चीज को समझना होता है तो उसे एक्सपेंड किया जाता है। तो ये बताने का मकसद ये था कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम इसलिए आते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कितनी प्रोडक्ट टर्म ऐसी हैं जहां पे 1 आएगा। यहाँ तो हमें सिर्फ 3 नजर आ रहे थे, जाहिर है जब हम सर्किट बनाएंगे तो इसी का बनाएंगे, लेकिन कितनी प्रोडक्ट टर्म ऐसी हैं जिसपे 1 आएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन की, तो इसलिए इसको एक्सपेंड करना जरूरी होता है। तो हमने देखा कि 7 मुख्तलिफ टर्म है, 16 में से 7 ऐसी टर्म है जिसमें आपका जो आउटपुट है वो 1 आएगा। ये हमें बता देती है सॉप एक्सप्रेशन। सॉप एक्सप्रेशन देखते ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि 7 ऐसे इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे जहां पे हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अच्छा, ये अगर थोड़ा सा इसमें मुश्किल आ रही हो कि आप बार बार फार्मूला पुट करें, तो एक आसान सा मेथड भी है जो शायद आपको इससे ज्यादा आसान लगे, उससे मैं करके दोबारा आपको ये सवाल दिखा देता हूँ। ये तो रहेगा ही आपके पास, तो इसको एक आसान मेथड से भी कर सकते हैं कि भाई जो टर्म पूरी की पूरी जिसमें सारे इनपुट आपके पास है उसको तो आप छोड़ दो, लेकिन जैसे हम अगर इस की बात करें तो ये है ए बी बार और सी, इसमें से क्या गायब है, डी गायब है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डी को एक बार डी ले लेना है, एक को डी बार ले लेना है, जैसे हम बाइनरी में करते हैं। कोई भी 2 काउंट कराना होगा ना, यानी हमने देखा कि एक इनपुट गायब है तो 2 की पावर 1 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो सिंपल बाइनरी के 2 काउंट कर लो। ये अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं। ए बी बार सी, 2 कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे बाइनरी के, एक बनेगा 0 और एक बनेगा 1। तो यानी एक बार d इज इक्वल टू 0 और एक बार d इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, d बार और d। इसको मैं इरेज करता हूं। एक बार मैंने लिख दिया d बार और एक बार मैंने लिख दिया d, सही है। और चाहो तो ये दोबारा ये इसके साथ लिख दो ए। जरूरी नहीं है कि आप हर बार सॉल्व करके दिखाओ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, ए बी बार सी, और इन दोनों के बीच में जो साइन आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, प्लस का। इसी तरीके से दूसरी टर्म है ए बार बी बार, ए बार बी बार, तो ये बेसिकली किसके बराबर होगी, इक्वल टू का साइन,
ये किसके बराबर होगी भाई, एक दफा आपने ऐसे लिख दिया ए बार बी बार। अब इसमें से सी डी गायब है, दो इनपुट गायब है, तो दो इनपुट के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे हम बाइनरी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, चार के लिए हम किस तरह कॉम्बिनेशन बनाते हैं ट्रुथ टेबल में, 0 0 जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है 1 1, इसी तरीके से 0 1 0 1, इसी तरीके से हम बना लेंगे। यानी ये काम कर देंगे हम सी के लिए, यानी सी बार सी सी, और इस यहाँ पे एक और काम कर देंगे डी बार डी। इस तरीके से करके हम कॉम्बिनेशन बना देंगे, जो चार कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस तरह 8 भी बन सकते हैं अगर 3 वेरिएबल आपके गायब हो। और जब आप ये काम जहन में ही करने लग जाएं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ, सी बार 0 0 होता है ना, और 1 1 होता है, नीचे आ जाएगा सी। ये वो चार कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपने। अब यहाँ पे आ जाएगा डी बार डी, 0 1 0 1 चलाते हैं ना, और इधर से ही डी बार और डी। अच्छा, क्योंकि प्रोडक्ट टर्म की बात हो रही है तो इन सबके बीच में क्या है, डॉट। अब इसके साथ आप लिख दें ए बार बी बार, ए बार, या वो अंडरस्टूड सी बात है कि इसके साथ ए बार बी बार ही आएगा, बार बी बार, ए बार बी बार, ए बार ठीक है। अब आप जो है इस एक्सप्रेशन की जगह अपना पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अगर चाहें तो इज इक्वल्स टू, तो ए बी बार सी की जगह अब आ जाएगा, और अच्छा इन सब में भी प्लस आ जाएगा बीच में, प्लस प्लस प्लस, यानी ये ए बी बार सी बराबर हो गई ए बी बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी डी के। ठीक है, तो मैं ए बी बार सी की जगह ये दोनों टर्म लिख दूंगा, ए बी बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी डी डी के साथ है ये डी समझ गया, प्लस। अच्छा, अब ये जो ए बार बी बार की जगह ये चार टर्म्स लिखनी होंगी हमें, ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी। दो टर्म ने लिख दी, दो और लिखनी है, प्लस ए बार बी बार सी डी बार और प्लस
ए बार बी बार सी और डी प्लस जो हमारी लास्ट टर्म है ए बी सी बार डी। ठीक है जी। तो आपके ध्यान में एक सवाल आ रहा होगा, यार ये इतनी आसान सी एक्सप्रेशन को इतना हमने मुश्किल क्यों बनाया, एक्सपेंड क्यों किया। तो एक चीज याद रखना कि सिंप्लीफाइड चीज को या छोटी चीज को एक्सपेंड किया जाता है समझने के लिए। तो ये बात आपको इसलिए बताई जा रही थी कि जो ये एक्सप्रेशन है, तो गलती से आप ये ना समझे कि ये सिर्फ 3 प्रोडक्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 7 प्रोडक्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप अपने दिमाग में ही ये काम खुद ब खुद कर सकते हैं कि अगर ए बी बार सी है और डी मिसिंग है, तो आप अपने दिमाग में ये काम कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये टर्म ए बी बार सी नहीं है, बल्कि ए बी बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी डी है। इसी तरीके से ये जो है ये ए बी बार लिखा हुआ है, तो ये 4 टर्म को यानी 4 ये प्रोडक्ट टर्म आई है उसका निचोड़ बना के लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज जहन में आपने रखनी है कि सिंप्लीफाइड करके किया गया। और जाहिर सी बात है जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, बूलियन का रूल लगा के हमने एक्सपेंड करने के लिए लगाया है ना ए प्लस ए बार वाला, उसी रूल को अगर आप सिंप्लीफाई करने के लिए लगाएंगे तो एट द एंड ये चीज आ जाएगी। तो मकसद ये होता है बताने का कि ये एक्सप्रेशन बेसिकली 7 प्रोडक्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्ट फॉर्म या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, तो उसमें हम बेसिकली इसी चीज को एक्सपेंड करेंगे। तो जहां पे सिर्फ 2 टर्म लिखी हुई आ रही होगी, यानी ए बार बी और इनपुट होंगे 4 और 2 उसमें से मिसिंग हुई, तो इसका मतलब यह है कि ये ए बार बी बार तो है और बाकी सी और डी के इनपुट क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि बाकी सी और डी के कॉम्बिनेशन ये बन रहे थे हमारे पास। ठीक है, तो ये बताने का मकसद यही था कि जब आपको ऐसी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिले जिसमें से कुछ इनपुट गायब हों, तो इसका मतलब वो गायब नहीं होते, उनका कॉम्बिनेशन ये बनता है कि उनका कॉम्बिनेशन 0 भी है, उनका कॉम्बिनेशन 1 भी है। यानी डी यहाँ पे अगर समझ में आ जाए बात, नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोबारा रिपीट करूंगा, डी यहाँ पे 0 भी है, डी यहाँ पे 1 भी है, यानी डी की दोनों फॉर्म है। इसलिए डी का इनपुट इतना मायने नहीं रखता जितना ए बी बार सी का रखता है, यानी ए बी और सी का रखता है। डी का इनपुट कोई भी हो, इसलिए हमने यहाँ से उसको हटा दिया था, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में डी मौजूद होगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये चीजें तुम लोगों को हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉप एक्सप्रेशन, और उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अ बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन सॉप एक्सप्रेशन टू ट्रुथ टेबल फॉर्म। ट्रुथ टेबल से हमने बूलियन बनाया था, उसको हम दोबारा से चलो रिपीट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक बूलियन एक्सप्रेशन इस तरह का मिला हुआ है, इसका ट्रुथ टेबल बेसिकली आपने क्या बनाना है। ट्रुथ टेबल चाहो तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, फिर बना सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करते करते इस काबिल हो गए हो कि आपको इस एक्सप्रेशन का मतलब पता चल रहा है कि ये 3 टर्म नहीं है बल्कि यहाँ पे ये 7 प्रोडक्ट टर्म रिप्रेजेंट की गई है, तो जरूरत नहीं है इसको खोलने की। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर जरूरत है। तो होपफुली जो है मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे इस चीज को और आगे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉप एक्सप्रेशन, और इसी तरीके से कि हाउ टू कन्वर्ट बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन सॉप एक्सप्रेशन टू ट्रुथ टेबल, तो ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।